हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार एग्ज़ाम्स। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग क्योंकि 72nd बीपीएससी का प्री आने वाला है एंड सिर्फ अब 80 दिन बाकी रह गए, ओनली 80 डेज़ लेफ्ट। तो प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है सबका। एज आई हर्ड सब लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि बीपीएससी का पेपर जो है अब पहले जैसा नहीं आने वाला है, काफ़ी टफ होने वाला है। रीज़न भी कि अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा आ गया है बीपीएससी को लेकर के। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सारे फील्ड के लोग अवेयरनेस आने की वजह से बीपीएससी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एवरीवन इज़ ट्राइंग कि हम बीपीएससी में सेलेक्ट हो जाएं और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। तो कंपटीशन का लेवल भी काफ़ी टफ रहने वाला है 72nd बीपीएससी एंड 1100 समथिंग पोस्ट भी है इस बार। तो आप टफ कंपटीशन के लिए रेडी रहिए। और आप सभी को पता है कि बीपीएससी क्वालिफाई करने में 3 सब्जेक्ट का मेजर रोल होता है, जैसा कि पहला हो गया आपका साइंस, दूसरा हो गया आपका हिस्ट्री और तीसरा है आपका करंट अफेयर। ये तीनों सेक्शन जिस स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा वो आराम से प्री क्वालिफाई कर ले जाएगा। आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर पे अपना कमांड बना लिया तो आपका प्री क्वालिफाई होगा 100%। आई कैन गारंटी यू दैट। लेकिन इसके लिए आपको साइंस के पीवाईक्यू, हिस्ट्री के पीवाईक्यू और करंट अफेयर एटलीस्ट फ्रॉम 2 सोर्सेज अच्छे से करके जाने होंगे। पीवाईक्यू पे फोकस इसलिए करने बोल रही हूँ क्योंकि पीवाईक्यू हमें राइट डायरेक्शन में गाइड करता है। हमें पता चलता है कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड जो एलिमिनेशन आप पेपर में यूज़ करते हो ना, जब 50-50 में फंस जाते हो कि कौन सा ऑप्शन चूज करें, उस टाइम पे आपको आपका जो वाइडर रेंज ऑफ नॉलेज है वही हेल्प करता है। और वो वाइडर रेंज कहाँ से आता है? पीवाईक्यू सॉल्व करने से आता है। तो पीवाईक्यू पे बहुत फोकस करना है। जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपने जो बेसिक तैयारी की होगी उससे सॉल्व हो जाता है। पूरे साल हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी ही पढ़ते रहते हैं क्योंकि मज़ा आता है पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ने में। तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं और उससे आपका ये हो जाएगा बीपीएससी में। एक और सेक्शन है जिस पे फोकस करना चाहिए, वो है आपका बिहार स्पेशल। लेकिन इसका आप सिर्फ 7 to 8 डेज़ में आराम से इसको कवर कर लोगे, चाहे आप आउटसाइडर हो चाहे आप बिहार में डोमिसाइल्ड हो। इससे जो भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15-16, वो आराम से 7 to 8 डेज़ में प्रिपेयर कर लोगे। तो अभी का जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल है और वो आपका जाना चाहिए साइंस, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर के सेक्शन पे, जिसके लिए आई हैव प्लान कि मैं साइंस के सेक्शन में आपका हेल्प कर सकती हूँ। लाइक यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोज़ हैं जो साइंस के सेक्शन में आपको गाइड करते हैं। हिस्ट्री के लिए बहुत सारी वीडियोज़ हैं, करंट अफेयर के लिए बहुत सारी वीडियोज़ हैं, नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आप अनकाउंटेबल हो गए हैं। लेकिन साइंस में बहुत लिमिटेड है। इसलिए मैंने सोचा कि जो 44th बीपीएससी से लेकर के 71st बीपीएससी तक जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं, मैं आप लोगों को वो पूरा डिटेल एनालिसिस करवाऊंगी। हर एक ऑप्शंस को डिटेल में हम लोग देखेंगे ताकि आपका जो नॉलेज का रेंज हो वो भी वाइड हो, आपका एलिमिनेशन टेक्निक बढ़िया हो जाए और आप पेपर में बेहतर प्रिपरेशन के साथ जा सकें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, कुछ लोग आप पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत लोगों को पता भी होगा। जिनको पता होगा वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके होंगे कि स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक जो है वो यूज़ होता है आपका ग्रे हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन आपको इस टेक्निक के बारे में पता तो होना चाहिए कि क्या होता है ये एसएमआर टेक्निक, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हमें हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना है। बहुत अलग अलग प्रोसेस से हाइड्रोजन ऑब्टेन किया जा सकता है। थर्मल एनर्जी का यूज़ करके अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका ब्राउन हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन में क्या कॉन्सेप्ट है? तो क्या होता है, जो ये एसएमआर टेक्निक है उसमें जो आपका नेचुरल गैस है मीथेन, मीथेन है ना नेचुरल गैस, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। तो CH4 का जो है रिएक्शन करवाते हैं ये लोग किसके साथ? स्टीम के साथ। किसके साथ कराते हैं? स्टीम के साथ कराते हैं, यानी H2O। अब ये रिएक्शन करता है लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे करता है, ठीक है। और निकल कैटलिस्ट का यूज भी किया जाता है। इससे जो आपको ऑब्टेन होता है वो होता है CO प्लस, CO या कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2, ठीक है। फिर इस CO का वापस से रिएक्शन करवाया जाता है किसके साथ? H2O स्टीम के साथ। और तब जो ऑब्टेन होता है वो होता है आपका CO2 प्लस H2, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिल गया? हाइड्रोजन ऑब्टेन हो गया। लेकिन
ये हाइड्रोजन ऑब्टेन करने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और इसको कैप्चर भी नहीं किया जाता। तो इससे जो हाइड्रोजन इस प्रोसेस से मिला हमको, क्या वो क्लीन हाइड्रोजन था? नहीं था। तो क्या ये क्लीन हाइड्रोजन था? नहीं था। तो ये जो हाइड्रोजन ऑब्टेन हुआ है ये ग्रे हाइड्रोजन है। लेकिन इसी टेक्निक में अगर हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो हुआ है, अगर इसको हम क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, तो कैप्चर करने के बाद जो हाइड्रोजन हमें मिला वो हो जाएगा आपका ब्लू हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? ये ब्लू हाइड्रोजन। और एक टेक्निक होता है जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। उससे हम लोग जो हाइड्रोजन ऑब्टेन करते हैं वो होता है ग्रीन हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन होता है? ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन कल को क्वेश्चन अगर आता है कि किस टेक्निक से निकाला जाता है, तो वो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ किया जाता है, लाइक सोलर, विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है, और जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। तो ये जो आपका H2 मिला इस प्रोसेस में वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। तीनों टेक्निक आप लोगों का क्लियर हो गया। ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ब्लू हाइड्रोजन, 4 चीज़ें क्लियर हो गई। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सार टेस्ट ऑफ विनेगर इज़ ड्यू टू। तो ये विनेगर का टेस्ट सार क्यों होता है? क्या वो टार्टिक एसिड के प्रेजेंस से होता है, क्या वो लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस से होता है, या सिट्रिक एसिड? तो इसको अगर एलिमिनेशन से अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे कि लैक्टिक एसिड तो पता होता है सबको बचपन से कि हाँ मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से कर्ड में कन्वर्ट होता है। सिट्रिक आप सभी को पता है, जो भी खट्टे फ्रूट आप खाते हो, लाइक ऑरेंज, लाइक आंवला, जो भी ऐसे फ्रूट्स आप खाते हो जिसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंस होता है, सिट्रस फ्रूट बोला जाता है इन सबको। और जो टार्टरिक एसिड होता है वो इन सब में, मतलब आपने नहीं सुना मान लो, तो वो भी विनेगर में नहीं होता। विनेगर में जो प्रेजेंट होता है वो होता है आपका एसिटिक एसिड। क्या होता है वो? एसिटिक एसिड। क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है? तो पता होना चाहिए। क्या होता है? CH3COOH। और बाकी सारे एसिड्स के भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। PYQs में बार बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है। और इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे है ये आप बताएंगे कि विनेगर का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स ABC आर रिस्पेक्टिवली 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एंड -1.2 वोल्ट। रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल वुड बी। तो 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, एंड सेकेंड थिंग आपको पता होना चाहिए रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है ना, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल तो हो नहीं सकता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका मतलब जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका पॉजिटिव में होता है तो क्या होता है, नेगेटिव में होता है यानी लोअर होता है तो क्या होता है। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा यानी हायर होगा तो इसका जो बहुत ईजिली ये रिड्यूस हो जाएगा, मोर ईजिली रिड्यूस्ड, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर की बात कर रही हो तो मोर ईजिली रिड्यूस्ड, मोर ईजिली, ओके। एंड जब नेगेटिव होगा तो इसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, कम होगा, लीस्ट, यानी कि ये मोर ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, मोर ईजिली ऑक्सीडाइज्ड, ओके। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है ये, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये मुझे पहले बताना चाहिए था सॉरी। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब जो एलिमेंट है अगर उसमें टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है तो वो बहुत ईजिली रिड्यूस हो जाएगा। अगर टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन गेन्स करने की तो बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर आपको देखना है कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है तो वो गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, क्या करता है, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो है तो क्या होगा, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये मोर इजली रिड्यूस हो जाएगा, कम इजली रिड्यूस यानी ऑक्सीडाइज ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हायर क्या है 0.5 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ईजिली रिड्यूस हो जाएगा। फिर -1.2 वोल्ट और -3 वोल्ट, तो जो आप इसको अगर सीक्वेंस पे लगाना है तो बी जो होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद
सी और उसके बाद ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सी ए, ठीक है। यानी कि 0.5 वोल्ट है वो लीस्ट यानी कि पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफ़ी हाई है, तो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और -3.0 वोल्ट है वो हाईएस्ट है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और 1.2 वोल्ट जो होगा वो मीडियम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड। तो बर्ड्स आपको पता है, आपने देखा भी होगा फ्लावर्स लीव्स के नीचे जो बर्ड्स होते हैं, या कि शुद्ध भाषा में बोले तो कली टाइप का जो होता है वो बर्ड्स कहलाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? बोथ्स एट द बेस ऑफ लीव्स एट द टिप ऑफ ब्रांचेज, एट द टिप ऑफ ब्रांचेज एट द बेस ऑफ लीव्स। तो इस अगर जनरली अगर आपको बोला जाए कि अगर आपको कुछ नहीं पता इन सब में, तो लॉन्गेस्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि सही होता है, क्योंकि उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया होता है। दूसरा ये है कि अगर आपको ये पता होना ही चाहिए, PYQ करके जाना ही है। तो जो बर्ड्स होते हैं वो बेस ऑफ लीव्स में भी पाए जाते हैं और टिप ऑफ ब्रांचेज में भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं यानी बर्ड्स होते हैं वो 3 जगह पे आपको पाए जाते हैं, 3 लोकेशन पे। एक होता है आपका टर्मिनल बर्ड। क्या होता है आपका? टर्मिनल बर्ड्स। एक होता है आपका एक्सिलियरी, ठीक है। एक होता है आपका एक्सिलरी बर्ड। और तीसरा होता है आपका एडवेंटिशियस बर्ड्स, एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है। जो आपका टर्मिनल बर्ड है, इसको एपिकल बर्ड भी कहा जाता है। ये टिप पे प्रेजेंट होता है, किसी भी स्टेम के टिप पे, ब्रांच के टिप पे प्रेजेंट होता है। जो एक्सिलरी बर्ड होता है सॉरी वो लीफ या ऑफ द स्टेम के उस पर प्रेजेंट होता है, बेस पे, लीफ के बेस पे, स्टेम के बेस पे प्रेजेंट होता है एक्सिलरी बर्ड। और जो एडवेंटिशियस बर्ड होता है ये इरेगुलर है, कहीं भी पाया जाता है। ये आपको पता है कि जो इसका प्राइमरी रोल है, जो टर्मिनल बर्ड है, ग्रोथ में हेल्प करता है। एक्सिलरी बर्ड जो है वो मोस्टली तो डॉर्मेंट होता है, बट जब एपिकल बर्ड रिमूव हो जाते हैं यानी टर्मिनल बर्ड, तो एक्सिलरी बर्ड काम करता है। और फिर एडवेंटिशियस बर्ड है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। किसमें? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें मदद करता है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द इशिहारा टेस्ट इज़ रिलेटेड टू, यानी इशिहारा टेस्ट किस चीज़ को चेक करने के लिए किया जाता है? तो वह है आपका आंसर होगा कलर्ड ब्लाइंडनेस, ठीक है। क्या होगा? कलर्ड ब्लाइंडनेस। क्योंकि इशिहारा टेस्ट में एक कलर पैलेट यूज़ किया जाता है जिससे ब्लाइंडनेस को चेक किया जाता है, स्पेशली रेड और ग्रीन कलर की अगर डेफिशिएंसी है, रेड ग्रीन कलर आप नहीं पहचान पा रहे, रेड ग्रीन कलर डिफिशियंसी जो होता है, CLOUR कलर डेफिशिएंसी, तो माना जाता है कि आप कलर ब्लाइंड हो, ठीक है। और इसको एक सीरीज़ ऑफ पैलेट से चेक किया जाता है। सर्कल जैसा प्लेट होता है, उसमें अलग अलग कलर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल विज़न के लोग होते हैं वो ईजिली उस पैलेट को रीड कर लेते हैं, और जो कलर ब्लाइंड होते हैं वो ईजिली रीड नहीं कर पाते हैं। और बोन डेंसिटी को मेज़र करने के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है डेक्सा स्कैन। क्या होता है? डेक्सा स्कैन, ठीक है। IQ के लिए तो आपको पता ही है, नॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाएगा। और हीमोग्लोबिन लेवल तो नॉर्मल ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है, तो उसमें हम क्यों करेंगे इशिहारा टेस्ट? तो ब्लड टेस्ट करवा लेंगे हीमोग्लोबिन लेवल चेक करने के लिए, करवाते भी होगे आप लोग। तो ये रहा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज़। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो मैं थोड़ा पॉज ले लेके बोल रही हूँ, सॉरी। तो आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता क्या है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है जो आपने देखा होगा कि कोई वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, उसके ऑपोजिशन में एक रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वो जो रेजिस्टेंस ऑफर किया गया है वो अगर कितना स्ट्रांग होगा वो डिपेंड करता है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, वो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। हाइयर द फ्रिक्वेंसी, अगर क्या होगा कि फ्रिक्वेंसी हाई है तो क्या होगा, कैपेसिटेंस जो है वो लोअर होगा।
कैपेसिटेंस क्या होगा, लोअर होगा। अगर फ्रिक्वेंसी लोअर है तो कैपेसिटेंस मतलब हाइयर है। और इसको ऑपोजिट भी समझ सकते हैं, अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्वेंसी जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगा। और अगर कम अगर अच्छे वायर का आपने यूज़ किया है, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है तो कम रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है, कम रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है, इसका मतलब जो फ्रिक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वो हायर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी है। ये हो जाएगा इसका आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A nail is nailed into the trunk of a tree at a point of 1 meter from the soil level. After 2 years, the nail will remain at the same position, move sideways, move up, and none of the above. तो ये रिसेंट ही पूछा गया था, आई थिंक 68 से 69 का क्वेश्चन है ये। तो जो नेल अगर किसी प्लांट में इस पोजीशन पे एक नेल को वो कर दिया गया, ठीक है, तो वो आफ्टर 2 years अगर आप प्लांट यहाँ इतना बड़ा और हो गया है तो भी उस प्लांट में जो नेल है उसी पोजीशन पे रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो एपिकल से होता है, यानी कि टिप से होता है, और साइडवेज में गर्थ उसका थोड़ा मोटा होता है, लेकिन सेंटर से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, या बीच से कहीं भी आप किल यहाँ डालोगे कोई मतलब नहीं है। उसका जो टिप होता है, टिप ऑफ द प्लांट से ग्रोथ होता है, एपिकल ग्रोथ, और जो साइडवेज वाला होता है वो गर्थ उसका डेवलप होता है। तो रिमेन एट द सेम पोजीशन, चाहे आप कितने साल बाद भी आओ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि क्यों मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो साइडवेज कभी ग्रोथ नहीं होता प्लांट का, कभी भी बीच से ग्रोथ नहीं होता, हमेशा अपवर्ड और एपिकल ग्रोथ होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। तो एक होता है डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में, एक होता है लाइट रिएक्शन। एक क्या होता है, डार्क, एक होता है लाइट। तो डार्क रिएक्शन लाइट, मैंने डार्क का याद किया है कि स्ट्रोमा, ट्रॉमा, डार्क ऐसे याद किया है। ट्रॉमा होता है, डार्क होता है ट्रॉमा, तो ट्रॉमा डार्क। और एक होता है लाइट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लाइट फोटो जो 2 स्टेज होते हैं फोटोसिंथेसिस के, जो लाइट रिएक्शन वाले होते हैं उसमें क्या होता है वो देखेंगे, और जो डार्क रिएक्शन वाला फोटोसिंथेसिस होता है जो रात के टाइम में होता है उसमें क्या होता है वो देखेंगे। जो लाइट वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल फेज। क्या कहते हैं इसको, फोटोकेमिकल फेज। और जो डार्क वाला होता है उसको क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल। क्या कहते हैं इसको, केल्विन साइकिल। ठीक है, या फिर बायोसिंथेटिक फेज भी इसको कहा जाता है, बायोसिंथेटिक फेज। आप लिख भी सकते हो, आप एक वाइट पेज लेके बैठा करो ताकि आपको जो नहीं पता वो आप नोट कर सको, और बाद में पेपर से पहले उसको रिवाइज कर लो, बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, ये इसका नाम है। एक होता है फोटोकेमिकल फेज, एक बायोसिंथेटिक फेज। डार्क रिएक्शन में अभी आपको मैंने बताया कि स्ट्रोमा में होता है, और जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रैनम से यानी ग्रैना में होता है, ग्रैना स्ट्रोमा। ठीक है, ग्रैना स्ट्रोमा, ग्रैना को ग्रैनम भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जब लाइट रिएक्शन होता है तो एटीपी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, और एक होता है एनएडीपीएच, एनएडीपीएच रिलीज होता है। और जो आपका डार्क रिएक्शन होगा ना उसमें वो ये इसी का यूज़ करते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच का ही यूज़ करते हैं डार्क रिएक्शन में, जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ये लाइट रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का यूज़ करके डार्क रिएक्शन होता है रात को। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी, यानी कि जो वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस कहते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। यानी कि लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड में है ऑयल, उसको अगर आप सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सॉलिड या सेमी सॉलिड में, तो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। उसमें एक कैटलिस्ट का यूज होता है। वो कौन सी कैटलिस्ट है, तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा 7th 8th के बुक में इसको मेंशन किया गया है, वैसे नहीं पढ़ा है तो इसको यहाँ पे अभी डिटेल में देखेंगे। वैसे इसका आंसर होगा निकल। ठीक है, निकल का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो पर ये होता क्या है हाइड्रोजनेशन, इसमें क्या होता है कि अनसैचुरेटेड फैट जो होता है, यानी कि डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड
सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सैचुरेटेड फैट में, यानी कि सिंगल बॉन्ड में। किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, सैचुरेटेड फैट में। तो ये प्रोसेस जो है उसमें निकल का यूज़ हुआ है और इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में, और ये सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट में हो जाता है हाइड्रोजनेशन के बाद। ठीक है, इसमें ये क्या कहते हैं, पैलेडियम और आयरन का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिल। फिल वर्ड से आपको क्या समझ में आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग होगा ये। ठीक है, फिलिंग का मतलब भी होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा ये। तो इसमें से आपको कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन लविंग दिख रहा है, तो जो सैचुरेटेड होगा क्या वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, जो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, जिसका सब कुछ, जिसको ज़रूरत ही नहीं है। जो डेफिशिएंट है वही इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिसिट में है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसी को उसकी ज़रूरत है, वही इलेक्ट्रोफिल होगा। जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास फुलफिल्ड है, पूरे आउटर शेल जो है वो उसका पूरा कंप्लीट है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो Na+ है उसका आउटर सेल अगर आप देखोगे ये कटायन है और इसका आउटर सेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, आउटर सेल जो है इसका वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, नहीं होगा। तो Bf3 क्या ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, हाँ ये है। और H+ में तो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो सिर्फ एक है जो इलेक्ट्रोफिल नहीं है, वो हो गया आपका Na+। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो कंडक्टिविटी क्या होता है पहले ये समझो, डाइल्यूशन, उसके बाद पहला एक कंडक्टिविटी, दूसरा डाइल्यूशन। तो कंडक्टिविटी को अगर आप अच्छे से समझोगे तो कंडक्टिविटी मतलब लिक्विड स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी को पास करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है ना आयंस के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी का पास होना, वो होता है कंडक्टिविटी। और डाइल्यूशन मतलब लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में डाइल्यूशन। तो जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हो, यानी वाटर डालते हो उसमें मिक्स करते हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आयंस का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी फास्ट हो जाएगा, और जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब मूवमेंट जो है वो काफ़ी फास्ट हो रहा है। तो कंडक्शन भी काफ़ी फास्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी का, पास इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। तो कंडक्टिविटी जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो इंक्रीजेस स्लाइटली ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फॉर 2 लिक्विड्स A and B फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन पहले क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप बताओगे कि आइडियल सोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तब हम समझेंगे कि लिक्विड A और B को मिक्स करेंगे तो कब ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो जब भी आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम 4 चीज़ की बात करते हैं। ठीक है, पहला है आपका इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। पहला क्या है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। दूसरा है आपका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग पता होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन का। तीसरा होता है आपका एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ये पता होना चाहिए। और चौथा है एनर्जी, फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, क्या होता है, फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग यानी कि लिक्विड A और B को जब हम मिक्स करते हैं, लिक्विड A है और B है, जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो इसके मिक्सिंग पे कोई भी हीट रिलीज़ नहीं हुआ है, नो हीट रिलीज़, क्या हुआ है, कोई हीट रिलीज़ नहीं हुआ है। जब नो हीट रिलीज़ हो रहा है तो इसका एंथैल्पी क्या है, 0 है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन का एंथैल्पी क्या होता है, 0 होता है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग यानी कि कोई भी 2 लिक्विड है A and B, और अगर ये 5-5 ml है तो जो A and B का सोल्यूशन आएगा वो 10 ml होना चाहिए। ठीक है, A and B जो मिक्स होकर आया लगभग, ये अगर ये 5 ml है, ये भी अगर 5 ml है, तो ये 10 ml ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब वॉल्यूम में कोई डिक्रीज़ और इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, लगभग सेम वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए आइडियल सोल्यूशन में। अब आते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, यानी कि जब हम कोई भी A और B सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो क्या उसका रैंडमनेस बढ़ेगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा। तो यानी कि रैंडमनेस यानी एंट्रोपी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो आइडियल सोल्यूशन है। और फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग यानी कि जब हम कोई 2 चीज़ को मिक्स करते हैं कोई भी, तो उसका जो फ्री एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाता है, तो फ्री एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन में फ्री एनर्जी नेगेटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव और वॉल्यूम 0 और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, तो आइडियल सॉल्यूशन है।
तो यहाँ पे देख लो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी जीरो, बट हमने क्या देखा, एंट्रोपी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो, हमने क्या देखा, फ्री एनर्जी शुड बी पॉजिटिव, निगेटिव होना चाहिए, फ्री एनर्जी कम हो जाता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो, यानी कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए, जीरो, तो ये सही है, मतलब इसका आंसर होगा कि ये स्टेटमेंट सिर्फ सही है एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लीवर स्टोर्स, लीवर जो है जनरली फैट सोल्यूबल जो भी होते हैं वाइटामिन्स उसको स्टोर करता है, और फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा अगर, तो फैट सोल्यूबल होता है A D E K, ठीक है, ये फैट सोल्यूबल है और उसको जनरली लीवर जो है वो स्टोर करता है। ए को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन ए को क्या कहते हैं, नाम बताओ आप। विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल, क्या कहते हैं, रेटिनॉल। और डी को भी स्टोर करता है, ई को भी और के को भी। क्या विटामिन बी को स्टोर करता है, तो हाँ, विटामिन बी जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी एग्ज़ाम में कभी कभी आता है कि विटामिन B1 को क्या कहते हैं, B2 को क्या कहते हैं सॉरी, विटामिन B2 को क्या कहते हैं, B3 को क्या कहते हैं, B5 को क्या कहते हैं, B6 को क्या कहते हैं, B7, B9, B12। क्या आपको सबका नाम पता है, चलो यहाँ पे रिवाइज कर लेना। B1 को क्या कहते हैं, थायमिन, क्या कहते हैं, थायमिन। B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को क्या कहते हैं, नियासिन, ठीक है। B5 को क्या कहते हैं, पैंथेनोइक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद B6 को क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B7 को क्या कहते हैं, बायोटीन, ये हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। B9 जो है उसको कहता है फॉलिक एसिड भी कहते हैं इसको, और फॉलिक फ्लोरेट। B12 को कोबेलामाइन, क्या कहते हैं, कोबाल्ट होता है इसमें, कोबेलामाइन। तो आपको पता होना चाहिए जो B12 है उसको जो है लीवर स्टोर करता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए। बाकी जो विटामिन बी है उसमें सेलेक्टिवली स्टोर करता है, तो जो बी है उसको सेलेक्टिवली करता है, तो बी पक्का हम बोल ही नहीं सकते जिस इसमें बी है। और क्या ए और बी को नहीं करता, मतलब इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि बी में वो सेलेक्टिव कुछ वाइटामिन हैं बी के, उसी को करता है, वरना ADEK को करता है अच्छे से स्टोर। और जो आपका वाटर सॉल्यूबल होता है उसका भी आपको पता होना चाहिए, विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्यूबल है, ये आपके बॉडी में लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए विटामिन सी का कंजप्शन आपको डेली बेसिस पे करना होता है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ, नहीं। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इज लेस देन द RMS वेलोसिटी, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इट गेट्स लाइट्स फ्रॉम द सन। इसका ट्रू अगर सही आंसर देखा जाए तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो लेस होती है RMS वेलोसिटी से, ठीक है। अगर एस्केप वेलोसिटी लेस नहीं होती, ज़्यादा होती है अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता, क्या होता, एटमॉस्फेयर होता मून के पास, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी जो है वो लेस है किससे, RMS वेलोसिटी से, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से, जिसकी वजह से मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मून पे स्फेयर नहीं है क्योंकि वहाँ का जो एस्केप वेलोसिटी है वो RMS वेलोसिटी से लोअर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द क्विनीन इज अ कॉमन ड्रग फॉर मलेरिया दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड्स दिस ड्रग। तो पार्ट कौन से प्लांट के किस पार्ट से क्विनीन को डिराइव किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो क्विनीन क्या है, किस चीज़ के, यानी मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बट इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको पता होना चाहिए, तो आपको मैं बताती हूँ। यानी कि जो क्विनिन है वो एक किकोना प्लांट से पाया जाता है, किकोना, ठीक है, इस प्लांट से डिराइव किया जाता है और इसके स्टेम से डिराइव किया जाता है, किससे, स्टेम से। और इसका ये एक एंटी बैक्टीरियल बोल सकते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग है ये, एंटी मलेरियल ड्रग है ये। और आपको पता है कि मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम, बताओ प्लाज्मोडियम पता होगा आप लोगों को, ये होता है आपका प्लाज्मोडियम
फैल्सीपेरम से होता है, आई थिंक फैल्सीपेरम ही होता है, फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से मलेरिया होता है, और इसके अगेंस्ट ये ड्रग जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, जिसका नाम है क्विनिन, ठीक है। और इसको ऑब्टेन किया जाता है स्टेम बार्क से। किससे? स्टेम बार्क से। इसका आंसर हो जाएगा स्टेम बार्क। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टर्मरिक प्लांट। मतलब टर्मरिक प्लांट यानी हल्दी का प्लांट, हल्दी इंडियन जो हमारा फूड हैबिट्स है उसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल है, हम हर चीज़ में लगभग हल्दी का यूज़ करते हैं। तो हल्दी जो है टर्मरिक पाउडर, उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो ऐसे तो ड्राइड फूड, ड्राइड रूट या सीड से ऑब्टेन इसको नहीं किया जाता है, तो मेरी तरफ से इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ये एक राइजोम से ऑब्टेन किया जाता है। किससे? राइजोम से। जो नॉड्स होते हैं ना, राइजोम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये स्टेम जो बोल सकते हैं इसको, ये मॉडिफाइड स्टेम है, स्टेम जो कि अंडरग्राउंड होता है, मॉडिफाइड स्टेम, और राइजोम भी इसको बोल सकते हैं। तो जो टर्मरिक प्लांट होता है उसका जो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम से ऑब्टेन होता है, अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि राइजोम, ठीक है, यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो वही वाली फैमिली, राइजोम फैमिली, यानी कि जैसे कि टर्मरिक, जिंजर, बनाना, ये सब भी इसी से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज़ हाइड्रोजन स्टोर्ड फिजिकली। तो आपको पता है हाइड्रोजन को अगर हम लो टेम्परेचर यानी कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर जो होता है आपका, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में अगर प्रोसेस करेंगे, हाई प्रेशर, तो टेम्परेचर कितना लो, पहले तो ये बताओ कि कितना लो? एज लो एज लाइक लगभग -350 समथिंग डिग्री सेल्सियस, माइनस में -350 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना ज़्यादा होना चाहिए बताओ? कितने प्रेशर पे हम स्टोर कर सकते हैं? प्रेशर लगभग आपका मान लो कि यही 350 से लेकर के 700 बार तक जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उससे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? लिक्विड। और इसको हम स्टोर कर लेते हैं लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर यानी कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे। तो बाई कंप्रेसिंग हाइड्रोजन, हम क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में? हाइड्रोजन को कंप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इज इंक्रीजेज द रिजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आपका टेलीस्कोप का ये डायमीटर था, अब जो डायमीटर है वो बड़ा हो गया है, तो रिजोल्यूशन भी बेहतर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इंक्रीजेज, ठीक है, रिजोल्यूशन जो है वो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं कंपेयर टू द बर्न ड्यू टू 100 डिग्री, कंपेयर टू द बर्न ड्यू टू एयर एट 100 डिग्री सेल्सियस, द बर्न ड्यू टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक एयर बर्न है आपका, हॉट एयर है, ठीक है, ठीक है, और एक आपका स्टीम है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों है, और किससे ज़्यादा मतलब इंजरी हो सकती है, हर्ट होगा सबसे ज़्यादा? तो हॉट एयर से कम होगा। क्यों? क्योंकि हॉट एयर में लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन नहीं है, लेकिन स्टीम में क्या है कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे ही स्टीम आपके स्किन से टच होता है तो वो क्या करता है, कंडेंस होता है, और कंडेंस होकर के उसका जो लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन था वो आपके बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कि काफ़ी सीवियर इंजरी होती है, काफ़ी डेंजरस होता है स्टीम। 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों हैं, लेकिन स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मोर डेंजरस ड्यू टू हाई लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन। तो ये आपने पढ़ा भी होगा 9th-10th में कि लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन की वजह से वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब बात करते हैं लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट एंड जैकेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर फॉर देयर प्रोटेक्शन। और ये बच्चे बार बार गलत करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड एवरी टाइम व्हेन ही गिव्स पेपर, तो वो ये क्वेश्चन पक्का ही गलत करके आता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो इसका रटा रटाया आंसर है कि केवलर, क्योंकि केवलर काफ़ी ड्यूरेबल है और काफ़ी स्ट्रेंथ इसका बहुत हाई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है और ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से इसको हम बुलेट प्रूफ हेलमेट जैकेट में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नायलॉन तो सिंथेटिक कपड़े जो भी बनाते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। सॉरी, व्हाट इज़ द यूनिट मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए आप कौन सा यूज़ करते हो यूनिट? तो ऐसा यूनिट है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का। और आपको इसको एलिमिनेशन से अगर करते तो एम्पियर, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का है, किसका है? इलेक्ट्रिक
करंट का एम्पियर है, ओम्स जो है वो रेजिस्टेंस का है, और कोबाल्ट तो सिर्फ मेटल है, तो सिर्फ टेस्ला होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिसाइड स्प्रेडिंग मलेरिया एनोफिलिस मॉस्किटो आर ऑल्सो वेक्टर ऑफ। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्या होता है। वेक्टर जो होता है वो कैरी करता है, क्या कैरी करता है, कैरीज डिजीज कॉजिंग जर्म। तो वो डिजीज कॉजिंग जर्म को कैरी करता है, और वो पर्सन टू पर्सन इसको स्प्रेड कर सकता है, एनिमल टू पर्सन कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एनोफिलिस मॉस्किटो की, ठीक है। तो ये मलेरिया को तो करता ही करता है, इसको मलेरिया को तो ये कर रहा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा दो ऐसे डिजीज़ हैं जिसको वो स्प्रेड करता है। एक है आपका इंसेफेलाइटिस, दूसरा है फिलैरिएसिस। इंसेफेलाइटिस और फिलैरिएसिस को भी ये स्प्रेड करता है, और ये एज अ ये जो मॉस्किटो है वो एज अ वेक्टर काम करता है। वेक्टर यानी कि वो उसका सिर्फ काम है एक जगह से दूसरी जगह जर्म को पहुँचा देना, ठीक है। और जो डेंगू होता है वो एडिस मॉस्किटो से होता है। किससे होता है, एडिस मॉस्किटो से डेंगू होता है। और इंसेफ्लाइटिस और फिलैरिएसिस जो होता है वो आपका ये एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है। क्लियर? आई थिंक अभी तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। डेंगू का आपको बता दिया मैंने कि ये एडिस मॉस्किटो से होता है। फिलैरिएसिस जो है वो एक वॉर्म से होता है। किससे होता है, वॉर्म से। और इंसेफेलाइटिस किससे होता है, वायरस से, ठीक है। ये से हाई फीवर आ जाता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है। और फिलैरिएसिस में आपको पता है कि पैर जो है वो सूज जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय। तो ब्लड ग्रुप आप कैसे पता करते हैं, क्या ये प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन से पता करते हैं, हेमोग्लोबिन कितना है बॉडी में, इससे ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा। दूसरा है क्या WBC एंड RBC के कॉम्बिनेशन से पता चलता है, क्या शेप ऑफ RBC से पता चलता है, नन ऑफ द। इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है वो RH फैक्टर और एक एंटीजन। अगर आपको RH फैक्टर की कहीं पे बात नहीं कर रहा, कहीं पे भी एंटीजन की बात नहीं कर रहा, और एंटीजन किस पे प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल पे, तो अकेला रेड ब्लड सेल से पता किया जा सकता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। उसमें WBC का कोई रोल है ही नहीं। और जब रेड ब्लड सेल से पता किया जाता है तो उस पर देखा जाता है कि रेड ब्लड सेल पे एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। दो तरह के एंटीजन होते हैं, एक A और एक B, ठीक है। और फिर देखा जाता है RH फैक्टर, और इन सब का रोल होता है ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने में, ना कि कितना हेमोग्लोबिन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्या शेप है, ये सब मैटर नहीं करता। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वन ऑफ द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द एक्सरेज दैट दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय। तो एक्सरे की क्या प्रॉपर्टी है, तो हम सभी को पता है कि एक्सरे जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरेज क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको मैं अभी वापस से याद दिला रही हूँ, आप एक वाइट पेपर लो, एक पेन लो, तभी मेरी वीडियोस देखो। जो चीज़ आपको नहीं पता वो ऐसे छोटे छोटे फॉर्म्स में आप उसको लिखते जाओ, ताकि आप इससे बेहतर रिकॉल कर सकोगे पेपर के टाइम में, और एग्ज़ाम में बहुत क्लैरिफिकेशन रहेगा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्सरेज, ठीक है। इसके ऊपर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर पड़ता है, ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है। तो इसमें किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। इससे आपको पूरे स्पेक्ट्रम बताना है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा स्पेक्ट्रम बताना कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसे आप अरेंज करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। 25th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द साइंटिफिक पेलोड्स ऑन द आदित्य L1 मिशन फॉर द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द सन इज। तो इसको रट्टा मार मार के अभी तक आप लोग थक चुके होंगे कि टोटल 7 पेलोड्स थे। उसमें से कुछ पेलोड्स का नाम आपको पता होगा, इंटरेस्टिंग जैसे पापा, सूट, सोलेक्स, है ना, इन सब का नाम आपको पता भी होगा। टोटल 7 पेलोड्स थे, ठीक है। और यहाँ पे एंड करते हैं 25 क्वेश्चन पे। टोटल 417 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं टोटल क्वेश्चन आपको कंप्लीट 417 से ज़्यादा ही, आई थिंक अराउंड 430 क्वेश्चंस है। पूरे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी आपको, क्योंकि डिटेल में कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम भी लग रहा है। बट अगर आप इसको 1.5x के स्पीड पे या 2x के स्पीड पे देखते तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पर नोट्स ज़रूर बना लेना, मैं बता रही हूँ अभी भी। जो बच्चा जो भी स्टूडेंट है वो अगर नोट्स बना लेता है तो उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का चांसेस 80% बढ़ जाता है, ठीक है। और जो नहीं बनाता
तो वो वही मीडियोकर में रह जाएंगे, एवरेज में रह जाएंगे, ठीक है। जो भीड़ होती है ना, जो 60-70 नंबर ले तो आती है लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाती, उस भीड़ में रह जाओगे। अगर आपने नोट्स बना लिया तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ये अगली वीडियो इससे भी कई गुना तगड़ी और बेहतर होने वाली है। थैंक यू सो मच।